जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और एक बार सारे दोस्तों की मुस्कुराहट मुझे कमेंट सेक्शन में दिखनी चाहिए कि आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम हैं। और दोस्त, हम लोग पहुंच चुके हैं आपका 23वें प्रैक्टिस सेट। हमको टोटल इसमें मैंने आपको बताया था 25 प्लस 10 सेट करने हैं आपका, यानी टोटल आपका कितने, हम लोगों को 35 सेट करने हैं इसमें। मैंने कहा था 10 सेट हम बाद वाले एडवांस रखेंगे थोड़े, ठीक है। तो ऑल ओवर ये 35 सेट होंगे, ठीक है। और अभी आप लोग अपना पेड क्लासेस या कहीं से भी आप पढ़ते हैं बुक्स वगैरह से, उसका भी एक रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। और ये 35 क्लासेस के बगैर दोस्त परीक्षा में नहीं जाना, ये बात याद रख लीजिए। ये 35 क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो हमको कितनी 12 क्लास और करनी है। मैं 10 तारीख से पहले पहले इनको करा दूंगा आपको, 10 फरवरी से पहले, ठीक है। इवन शायद हम 5 तक ही इनको कर लेंगे, 5 या 7 तारीख तक। तो साथ ही एक बार मुझे आप बताएंगे कि पिछले प्रैक्टिस सेट के 5 रिवीजन क्वेश्चन है, एक बार अपना स्कोर दिखाएंगे रिवीजन का। बोलेंगे शाश्वती सेन का संबंध किस नृत्य से है, बुली शब्दावली किस खेल से जुड़ा है, फुलेच नहीं फुलेच, फुलेच उत्सव जो फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया जाता है, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, द गोल्डन ईयर पुस्तक को किस। कब लगाए थे, लेके आओ अभी। क्या बोलेंगे जी भैया, मैंने बताया बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ओडिशा। द गोल्डन ईयर पुस्तक को किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। साथ ही बहुत अच्छे से क्वेश्चन आप लोग पढ़ना और बहुत अच्छे से आंसर देना और नोट्स बनाना। क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक है जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। क्या बोलोगे, चार मीनार क्या विश्व धरोहर स्थल है? नहीं भैया जी। लाल किला है क्या? हाँ जी, लाल किला 2007 में शामिल हुआ था। आगरा का किला शामिल है क्या? हाँ जी, सबसे शुरुआती दौर के 1983। कुतुब मीनार है क्या आपका? सॉरी, कुतुब मीनार है क्या आपका? जी हाँ, 1993 का कुतुब मीनार भी है आपका। मुझे बताइए, मैं आपको ये बार बार बताने की जरूरत तो नहीं कि कितने हमारा साइट हैं जो आपका यूनेस्को में लिस्टेड हैं। तो क्या बोलेंगे, यूनेस्को में भैया जी हमारी जो साइट लिस्टेड हैं वह आपकी 42 हैं। सबसे ज़्यादा किस देश के हैं? सबसे ज़्यादा यूनेस्को स्थल किस देश में है? सबसे ज़्यादा आप कहेंगे भैया, सबसे ज़्यादा आपके इटली में है। कहाँ पर है? इटली में है 57, ठीक है, सॉरी 59 है इटली में। और फिर आता है सेकंड पर आपका क्या, चाइना। चाइना के कितने हैं आपका? चाइना के साथ ही आपका 57 है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आप मुझको बताइए, और साथ में आप लोग मुझको यूनेस्को का बताइए कि इसको स्थापना कब हुई थी, इसको इस्टेब्लिश्ड कब किया गया। तो क्या बोलेंगे, हेडक्वार्टर भैया यूनेस्को का पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में है। इस्टेब्लिश इसको किया गया था आपका कब? इस्टेब्लिश इसको कब किया गया था आपका? क्या बोलेंगे, 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। एक बार बता दो बस, यूनेस्को की 42वीं साइट कौन सी है? यूनेस्को की 42वीं साइट कौन सी है अगर मैं आपसे पूछूं, तो 42वीं साइट बनी है आपकी होयसल टेम्पल। ये साथ ही आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, याद रख लेना।
होयसल मंदिर, 3 मंदिर समूह में इसमें मैंने आपको बताई कि इसमें 3 मंदिर हैं आपका। एक तो बेलूड है, इसको भूलना नहीं है। एक हैलोबिड है, क्या बोलोगे? हलोबिड मंदिर है, इसको भूलना नहीं है। एक आपका सोमनाथपुरा है, इसको भूलना नहीं है। क्या बोलोगे? सोमनाथपुरा है। अच्छा, मुझे बताएंगे, मुझे बताओ होयसल मंदिर कहाँ पर है भैया जी? कर्नाटक में है। कर्नाटक की किसी एक साइट का नाम बताओ जो यूनेस्को में लिस्टेड है। क्या बोलेंगे? कर्नाटक की किसी एक साइट का नाम बताओ जो यूनेस्को में लिस्टेड है। तो आप बोलेंगे भैया हम्पी लिस्टेड है। हम्पी 1986 में लिस्ट हुआ आपका, कब? 1986 में। और पट्टादकल, पट्टादकल कब लिस्ट हुआ आपका? पट्टादकल 1987 में लिस्ट हुआ। ये दोनों भी बहुत पूछे जाते हैं, हम्पी भी और पट्टादकल भी। और आप सबकी शुभकामनाओं के लिए मेरे दोस्त बहुत थैंक यू। बहुत, क्या बोलेंगे, प्रश्न नंबर के लिए कौन सा धरोहर स्थल नहीं है? तो चार मीनार नहीं है, उत्तर हो गया हमारा, ठीक है। बहुत थैंक यू आप सबकी ब्लेसिंग्स के लिए दोस्त, और ये सच में विशेष होती हैं और सब कुछ आप ही की वजह से हो पाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक कार्य जो पूर्ण हो रहा है उसमें आपका एक अंश है, एक हिस्सा है, आपकी वजह से संभव हो पाता है। थैंक यू और जन्म जन्म थैंक यू। पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप वो किस वर्ष में आयोजित किया गया था? पहला, देखो हम लोग जानते हैं पहला वर्ल्ड कप हमारा कब? 1975 में। ये पहला वर्ल्ड कप है, लेकिन उसने क्या बोला? महिला क्रिकेट विश्व कप कब? महिला क्रिकेट विश्व कप की बात कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चे 1983 कह रहे हैं, कुछ 1978 कह रहे हैं, 1973। पुरुषों के से 2 वर्ष पहले हो गया था महिलाओं का, ये बात याद रख लेना। क्या बोलेंगे? 1978 वाले सब गलत है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1973 में हुआ, इसका आयोजन हुआ था। पहला पूछे तो आप बोलना, पहला जो हुआ था आपका इंग्लैंड में हुआ था। कहां पर हुआ था? पहला इंग्लैंड में हुआ था साथी। जिसका विजेता भी कौन था? विजेता भी इसका इंग्लैंड था। विजेता भी कौन था? इसका इंग्लैंड था। किसको हराया था? किसको हराया था आपका? तो आप बोलेंगे भैया ऑस्ट्रेलिया को हराया था। किसको? ऑस्ट्रेलिया को हराया था। दूसरा पूछ ले, दूसरा महिला विश्व कप कहां पर हुआ? ये भारत में हुआ था। कहां पर हुआ था? ये भारत में हुआ था, ये आपको याद रख लेना है। इसमें टीम बदल गई थी, इसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गया था और इंग्लैंड हार गया था। क्या? इंग्लैंड हार गया था। साथ ही एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जाएगा आप लोगों से, 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था? महिला क्रिकेट विश्व कप का 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो क्या बोलोगे? न्यूजीलैंड में हुआ था। जिसका विजेता कौन था बताएंगे? जिसका विजेता कौन था आपका? फिर से क्या कहेंगे? जिसने दूसरा जीता, तो ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता था। कौन? ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता था, इंग्लैंड को हरा के। और 2025 में आयोजन कहां पर होगा? वो भारत में होगा। 2025 में आयोजन कहां पर होगा साथी? भारत में होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मार्क करके लिख लो। 2025 का महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां पर होगा? तो आप कहेंगे भैया भारत में होगा। दोस्त 1975 ये पुरुषों का है। पुरुषों वाले सारे पता है ना आपको? एक बार थम्स अप करना, एक बार थम्स अप करके बताओ। पुरुषों वाले सारे याद है कि 1975 में पहला हुआ, वेस्ट इंडीज ने जीता। 1979 वेस्ट इंडीज ने जीता। 1983 भारत का खाता खुला। ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे आएंगे, आगे आएंगे। कुछ बच्चों को पता नहीं है, वो उनको लगा कि हैप्पी बर्थडे ऐसा है, तो वो हैप्पी बर्थडे लिख दिया उन्होंने कुछ ने, तो ये ठीक है। गजब भैया। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, मेलुहा के मृत्युंजय, भगवान शिव को काल्पनिक रूप से दर्शाने वाला कि वो कैसे भगवान बने लोगों के बीच में, बहुत प्रसिद्ध एक ग्रंथ है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। किसका है? अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत, सुशील कुमार या देवदत्त पट्टानायक? तो क्या बोलेंगे आपका? किसका है भैया? अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है। और अमीश त्रिपाठी की एक एक पुस्तक मैं आपसे चाहूंगा, क्या? द ओथ ऑफ वायुपुत्राज, यानी वायुपुत्रों की शपथ। क्या बोलोगे? द ओथ ऑफ वायुपुत्राज, वायुपुत्रों की शपथ। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं सीता। सीता बुक किसने लिखी है? इन्होंने ही लिखी है, सॉरी, सीता बुक इन्होंने ही लिखी है। वॉर ऑफ लंका किसने लिखी है? वॉर ऑफ लंका इन्होंने ही लिखी है आपका। और लीजेंड ऑफ सुहेल देव किसने लिखी है? लीजेंड ऑफ सुहेल देव, क्या बोलोगे? लीजेंड ऑफ सुहेल देव किसकी बुक है? इन्हीं की बुक है। द सीक्रेट ऑफ नागाज, क्या बोलोगे? द सीक्रेट ऑफ नागाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं साथी, याद रख लेना। द सीक्रेट ऑफ नागाज, क्या बोलेंगे हम?
वायुपुत्रों की शपथ सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला है, क्या बोलोगे? वॉर ऑफ लंका है, लीजेंड ऑफ सुहेल देव है, और नागाओं का रहस्य, क्या बोलोगे? नागाओं का रहस्य। और एक पुस्तक और है, स्कायन ऑफ इक्ष्वाकुज, क्या बोलोगे? स्क्वायन ऑफ इक्ष्वाकु, यानी कि इक्ष्वाकु के वंशज, भगवान श्री राम के वंश इक्ष्वाकु को लेकर के पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेतन भगत की पुस्तकें मैं आपको बता चुका हूं। देवदत्त पट्टानायक हिंदू माइथोलॉजी पर अभी 2023 में इनकी किताब लॉन्च हुई, धूम मचाई है, बहुत चर्चित किताब है। आपका नाम दिया है उसको इन्होंने गरुड़ पुराण, क्या बोलोगे? गरुड़ पुराण किसकी पुस्तक है? तो आप लोग नहीं भूलेंगे, 2023 में लॉन्च हुई है गरुड़ पुराण, किसकी? देवदत्त पट्टानायक, हिंदी माइथोलॉजी के एक राइटर हैं। आपका किंग, आपका क्या बोलोगे? किंग से कौन सी पुस्तक मैंने आपको बता रखी? द प्रेग्नेंट किंग, ये दोनों याद रख के जाओ इनकी। द प्रेग्नेंट किंग, क्या बोलोगे? द प्रेग्नेंट किंग किसकी है? ये आपका देवदत्त पट्टानायक की है। बाकी जया पुस्तक है इनकी, मेरी गीता पुस्तक है, बहुत चर्चित पुस्तकें हैं। आगे आएंगे। अदिति मंगलदास रिक्त स्थान के शास्त्रीय नृत्य शैली की एक प्रमुख नृत्यांगना और नृत्य प्रशिक्षिका या कोरियोग्राफर है, क्या बोलेंगे? या कोरियोग्राफर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोले जी साथी। कुचिपुड़ी, कथकली, कथक या फिर भरतनाट्यम, तो क्या बोलेंगे भैया? किससे जुड़ी हुई है? अदिति मंगल दास, क्या बोलोगे? अदिति मंगल दास। तो नाम गलत हो जाएगा, अगर ओडिसी होगा तो बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं, अदिति मंगल दास के नाम पर दास देखते ही ओडिसी चुन देंगे। तो कभी बस अदिति मंगल दास पर, अदिति मंगल दास पर ऐसे मार्क मत करना। क्या बोलेंगे? अदिति मंगल दास किससे जुड़ी हुई है? कथक से। भाई एक एक नाम लिख के बताओ कथक से, तो क्या बोलेंगे? प्रेरणा देश पांडे, क्या बोलोगे? प्रेरणा देश पांडे किससे जुड़ी हुई है? आपका ये कथक से जुड़ी हुई है, प्रेरणा देश पांडे। जया शर्मा किससे जुड़ी हुई है? आपका बताएंगे, ये आपका कथक से जुड़ी हुई है। कुमुदनी लखिया किससे जुड़ी हुई है? क्या बोलोगे? कुमुदनी लखिया किससे जुड़ी हुई है? भाई आपका कथक से जुड़ी हुई है। कमलिनी अस्थाना किससे जुड़ी हुई है? बताएंगे। कमलिनी अस्थाना किससे जुड़ी हुई है? तो आप क्या बोलेंगे? वह आपका कथक से जुड़ी हुई है। और कमलिनी अस्थाना की सिस्टर कौन? नलिनी अस्थाना किससे जुड़ी हुई हैं? ये भी भैया जी कथक से जुड़ी हुई हैं। कुचिपुड़ी का भाई बार बार आपको बताता हूं, परीक्षा तक भूलना मत, रेड्डी रूट वर्ड। भावना रेड्डी का संबंध किससे है? ये रिवीजन हो गया। कथकली की अगर हम बात करें, आनंद शिवरामन, क्या बोलोगे? आनंद शिवरामन, बार बार बताता हूं। और आपका कृष्ण नायर, क्या बोलोगे? कृष्ण नायर, कृष्ण नायार, भाई कली मत तोड़, कृष्ण नायार, ठीक है, कृष्ण नायार। भरतनाट्यम के आप बताएं साथी। भरतनाट्यम में एस के सरोजा है आपकी, और क्या बोलोगे? लीला सैमसन है। कौन है? लीला सैमसन है, जो किससे जुड़ी हुई है? आपका ये जुड़ी हुई है भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से भाई जुड़ी हुई है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चलेंगे जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है, थांका शैली में देवताओं को दर्शाया गया है। थांका दोस्त चित्रों की एक शैली है, इसमें क्या होता है? पेंटिंग्स की एक शैली है। दो नाम बहुत प्रसिद्ध हैं एसएससी के लिए। तो थांका जो शैली है ये तो आपका बौद्धों के लिए है। ये नेपाल और तिब्बत क्षेत्र में ये पेंटिंग की जाती है। नेपाल और क्या बोलोगे? जो तिब्बत क्षेत्र है, यानी भारत का जो तिब्बती क्षेत्र है, क्या बोलोगे? भारत का जो तिब्बती क्षेत्र है, तिब्बती क्षेत्र में जो तिब्बत से आपका सीमा बनाते, मान के चलो अरुणाचल प्रदेश में पेंटिंग हो गई आपका, इधर आएगा घूमते हुए सिक्किम में पेंटिंग हो गई आपका। अच्छा मुझे बताओ, एक थांगटा कला है और है, थांगटा क्या है? ये मार्शल आर्ट है भाई, थम्स अप करना, मार्शल आर्ट समझते हो ना, युद्ध कलाएं। थांगटा मार्शल आर्ट कहाँ की है ये बताएं। तो क्या बोलोगे? थांगटा मार्शल आर्ट का संबंध भैया जी मणिपुर से है, ये मणिपुर की मार्शल आर्ट है, ठीक है, कभी भी गलत मत करना। ऐसे ही आपसे पूछे हैंग का मार्शल आर्ट कौन सी है, हैंग का पूछ ले, थंका पूछ ले, थंका, तो थंका और हैंग का, ये थंगका ही के ही क्या है? अन्य नाम है। तो इन नामों से देख करके भी विचलित नहीं होना। हैंग का, थंग का और थंका, ये क्या है? आपकी इसी के नाम है जो आपका नेपाल क्षेत्र में होती है। भारत गणराज्य के किस नागरिक को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किससे? नोबेल शांति पुरस्कार से। बहुत बढ़िया निशा, थैंक यू बच्चू। क्या बोलेंगे? भारतीय गणराज्य में किस नागरिक को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साथ में आप लोग सोचने का प्रयास कीजिए, क्या जानते हैं आप भारतीयों को मिले नोबेल के बारे में? आपकी जानकारी का जो सोर्स है वो क्या है?
तो सीवी रमन को कब मिला भैया बताएंगे? 1930 में मिला भैया, फिजिक्स के लिए मिला था इनको, फिजिक्स के लिए। आजाद भारत में मिला क्या इनको? नहीं। कैलाश सत्यार्थी को मिला 2014 में। आप मुझे बताओ, आजाद भारत में नोबेल पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, जिनको आजाद भारत में सबसे पहले नोबेल मिला? अमर्त्य सेन आपका 1998 में किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के सबसे पहले हैं, एशियाज फर्स्ट हैं, यानी भारत के तो पहले हो ही गए क्योंकि भारत खुद एशिया में आता है। किसके लिए मिला था इनको? गीतांजलि के लिए मिला था, गीतांजलि बुक के लिए। और किसमें? साहित्य में, लिटरेचर में। किसमें? साहित्य में मिला था इनको, रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, ये मुझे बताएं भैया, क्या आप बता सकते हैं किसी साथी का उत्तर आया? किसी साथी का उत्तर आया? आजाद भारत में सबसे पहले कौन है? हरगोविंद खुराना। करमचंद जी का उत्तर आया है आजाद भारत के पहले। मुझे बताओ सारे साथी, हरगोविंद खुराना जी को कब मिला नोबेल? हरगोविंद खुराना जी को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, मेडिसिन के फील्ड में साथी मिला। और मेडिसिन के फील्ड में मिला आपका कब? 1968 को। क्या? 1968 को। एस चंद्रशेखर 1983 फिजिक्स के लिए, वह भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई 1968 सारे साथियों ने उत्तर ठीक बताया। आगे आएंगे। भारत की कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? अगर हम भारत के सापेक्ष बात करते हैं साथी आपका, तो इधर क्या है आपका? अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। क्या बोलोगे? इधर अरब सागर, तो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो तापी तो किधर गिरेगी आपका? अरब सागर में। माही अरब सागर में, नर्मदा अरब सागर में। क्या बोले जी? गोदावरी कहाँ पर गिरेगी आपका? ये बंगाल की खाड़ी में जाएगी। गोदावरी नदी का साथी उद्गम स्थल बताना जरा। उद्गम स्थल, इसको दक्षिण की गंगा हम कहते हैं। उद्गम स्थल है इसका का, क्या बोलोगे? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। क्या बोलोगे? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी आपका। और ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी कहाँ पर है आपका? नासिक में है। क्या बोलोगे? नासिक में है आपका। और इसकी दूरी कितनी है आपका? मतलब लंबाई बोलेंगे, नदी की दूरी नहीं कभी भी। लंबाई कितनी है इसकी? 1465 किलोमीटर है। कितने साथी कहेंगे कि जी हाँ, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है? एक बार थम्स अप करके बताना। और इसकी एक एक सहायक नदी का नाम लिखो। ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन कौन सी हैं? इसकी अगर हम सहायक नदियों की बात करें, मैंने आपको बार बार बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सहायक नदियाँ इसकी बाणगंगा है, पूर्णा है, इंद्रावती है। बाणगंगा, पूर्णा और आपका पूर्णा और इंद्रावती, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये आपका सहायक नदियां हैं भैया किसकी? आपका गोदावरी की सहायक नदी, बाएं तट से मिलती है। ऐसे ही आपका दाएं तट से अगर मैं बात करूं, मंजीरा है। कौन सी नदी? मंजीरा है आपका, प्रवरा है और आपका मनेर है, मनेर। ये राइट साइड से मिलती हैं तीनों। कहाँ से? राइट यानी कि दाएं तट से। और ये कहाँ से है भाई? लेफ्ट यानी कि आपका बाएं तट से। किधर से? बाएं हिस्से से मिलने वाली। क्योंकि इस तरह का प्रश्न भी सहायक नदियों में बनता है कि बाएं कौन सी और दाएं कौन सी। ठीक है साथी, आगे आएंगे। निम्नलिखित नदियों में से उनकी सहायक नदियों का कौन सा युग्म है जो सही नहीं है, जो जोड़ा सही नहीं है? बताएंगे, एक बार बोलेंगे भी फटाफट से। क्या बोलेंगे? सिंधु, झेलम, गोदावरी, मंजीरा। सिंधु की सहायक नदी झेलम है। गोदावरी की सहायक नदी क्या है? मंजीरा है। यमुना की टोंस है। हाँ जी। चंबल की क्या बोलोगे? राप्ती है आपका। चंबल बताओ मुझे पहले कहाँ बहती है? चंबल खुद किसकी है? ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक है आपका चंबल। किसकी? यमुना की सहायक है। तो क्या इसी की सहायक आपका राप्ती है? नहीं जी, ये गोरखपुर में बहती है। क्या बोलोगे? गोरखपुर में बहती है। और चंबल की मैं आपको सहायक नदियां बताऊं अगर, तो चंबल की है, एक तो शिप्रा है, शिप्रा है आपकी, एक कूनू नदी है, कूनू नदी, और साथ में एक आपका साथी क्या? काली सिंध है। कौन सी है? काली सिंध। ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये चंबल की सहायक नदियां हैं। किसकी? चंबल की। अगर मैं आपसे पूछूं साथी कि इस भारत की सबसे लंबी सहायक नदियां क्या है? आज नदियों से ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है सहायक नदियां। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है बताएंगे? सबसे लंबी सहायक नदी में आपसे पूछूं, सबसे लंबी सहायक नदी में आपसे पूछूं तो क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सबसे लंबी सहायक नदी क्या कौन सी है आपका? वो यमुना है। क्या है? वो यमुना है। और यमुना की लंबाई टोटल कितनी है? 1376 किलोमीटर है। क्या बोलोगे? 1376 किलोमीटर है। सारे साथियों का डिट्टू। प्रकाश, कुंदन, जख्मी, बहुत बढ़िया। जख्मी एसएससी का शेर, वेरी गुड,
बहुत शानदार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्टिकल 143 का संबंध किससे है? देखते हैं दोस्त, ये विशेष आर्टिकल है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति को बताता है क्या? जी भाई साहब, एकदम से ठीक है। क्या बोलेंगे? उच्च न्यायालय के कुछ मामलों को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने की राष्ट्रपति की शक्ति को बताता है? नहीं जी। मुझे बताओ आर्टिकल 124 में क्या बताया गया है? सुप्रीम कोर्ट का स्थापना या सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान है वो बताया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहां पर बताया गया है? आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 125 में बताइए साथी, क्या बताया गया है? सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका वेतन बताया गया है। मुझे बताओ मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? आर्टिकल 126 में आपसे पूछूं, क्या बताया गया है? कार्यवाहक न्यायाधीश, क्या बोलोगे? कार्यवाहक जज के बारे में बताया गया, कार्यवाहक जज। मुझे बताओ तथर्थ न्यायाधीश जो एडहॉक जज होते हैं उनकी नियुक्ति कितने आर्टिकल में बताई गई है? तथर्थ न्यायाधीश, बोलो जी। तथर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जज जो होता है, एडहॉक जज जो होता है उसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो क्या बोलेंगे? 126 में कार्यवाहक है और आपका 127 में तथर्थ न्यायाधीश है। आर्टिकल 129 मार्क करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख न्यायालय क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट का क्या हो जाना? अभिलेख न्यायालय हो जाना। क्या बोलोगे? अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय होना, ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 129 में कहा गया है। भारतीय संविधान के, बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे? भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी? सर आपकी टीम हमारा फोन नहीं उठा रही है। बच्चे आपका वेटिंग में रहता होगा फोन, ऐसा नहीं, उनका ऑटोमेटिक उठेगा, उनको उठाना नहीं पड़ता फोन, समझ रहे हो? वो IVR है, आप कॉल करोगे आपका लग ही नहीं पा रहा होगा क्योंकि बहुत सारी कॉल फ्लो रहता है, कॉल आती रहती है, लगातार कॉल आती रहती है। आप ये मत सोचना कि कोई आपका फोन नहीं उठा रहा है, आपका फोन उठाने की जरूरत ही नहीं होगी, आपकी तो आवाज जाएगी सीधे, ऑटोमेटिक उठेगा वो, है ना? तो उसकी चिंता नहीं करनी। क्या बोलोगे? 89वें संविधान संशोधन, तो इंगेज रहता तब नहीं मिल पाता है ना? 89 में क्या बताया? कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, पिछड़े वर्ग के लिए आयोग, ये सारे आयोग मैंने आपको बताए हैं साथी। एक दिन बताओ, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन जो आपका NSTC है, अगर मैं बात करूं, नेशनल कमीशन भी इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, NCST भी इसको हम कहते हैं। NCST को किस आर्टिकल में बताया गया है? सारे साथियों से उत्तर एक बार चाहूंगा। सर आप हमको मिठाई कब खिलाएंगे? भाई जब आपका सिलेक्शन लेके आप यहाँ आओगे, आपके लिए एक शानदार दावत का आयोजन रहेगा, निश्चिंत रहिए। अभी पढ़ लो बेटा, चुपचाप बैठ के। दावत के चक्कर में लग रहे हो, नौकरी के चक्कर में लग जाओ तो दावत का चक्कर अपने आप पूरा हो जाएगा। दावत के चक्कर में लगोगे तो नौकरी का चक्कर अधूरा रह जाएगा बाबू भैया, ठीक है? बताओ जी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय के आरंभिक आधिकारिकता की व्याख्या की गई है? कि वो अपना आरंभिक अधिकार क्षेत्र रहेगा, आरंभिक अधिकार क्षेत्र को रखेगा, बताएंगे जी। किसमें? आर्टिकल 131 में कही गई है ये बात क्या? हाँ जी भैया, आर्टिकल 131 में कही गई है। आर्टिकल 137, ये सुप्रीम कोर्ट के, आज मैं आपको आर्टिकल लिखा रहा हूँ दोस्त, री जस्टिस, क्या बोलोगे? री जस्टिस यानी कि आपका न्यायिक पुनर्विलोकन जिसको हम कहते हैं, क्या बोलोगे? न्यायिक पुनर्विलोकन, क्या बोलोगे? न्यायिक पुनरावलोकन भी इसको हम कह सकते हैं, पुनरावलोकन। ये किसमें बताया गया है? आर्टिकल 137, ये सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल 138 क्या कहता है भाई साहब? आर्टिकल 138 कहता है सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है उसका विस्तार, यानी वो अन्य कोर्टों के कार्यों में भी जाकर के क्या शामिल हो सकता है, अधिकार का विस्तार। ये किस में बताया गया है? आपका 138 में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का विस्तार। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 137 को मार्क करके रखिए। न्यायिक पुनर्विलोकन, कितने साथी बताएंगे हमने न्यायिक पुनर्विलोकन को किस देश से लिया है? किस देश से हमने इसको लिया है? शेरशाह सूरी की व्यक्तिगत शाही सेना को क्या कहा जाता था? शेरशाह सूरी की जो अपनी सेना थी, सिकदार कहा जाता था। क्या बोलोगे? नहीं जी, सिकदार होता था भूस्वामी, यानी कि जमीन का जो मालिक होता था उसको सिकदार कहते थे, ठीक है? दीवान आरिज कहते थे क्या? नहीं जी, दीवान आरिज भी नहीं। दीवान आरिज तो दिल्ली सल्तनत के दौरान क्या था?
दिल्ली सल्तनत के दौरान क्या था? एक सैन्य विभाग था। अच्छा मुझे बताना, अलाउ जो आपका सॉरी सैन्य दिल्ली सल्तनत के दौरान क्या था? ये आपका एक सेना दीवान आरी सैन्य विभाग था। क्या था? सैन्य विभाग था। मुझे बताओ साथी, शेरशाह सूरी का जो शासन काल है, क्या वो आपका दिल्ली सल्तनत के दौरान था, हाँ या नहीं? शेरशाह सूरी का शासनकाल। उसके दोस्त आपका शाही सेना को कहा जाता था खासी कैल। और शेरशाह सूरी से बनने वाले प्रश्न हैं आपके कि इसका समय रहा 1540 से 45। ठीक है, शेरशाह सूरी इसी के नाम से है सासाराम मकबरा। सासाराम मकबरा कहाँ पर स्थित है, जहाँ पर इसको दफन किया गया? बताएं सारे साथी, क्या बोलोगे? सासाराम में इसका मकबरा है। और सासाराम मकबरा कहाँ पर है? आपका बिहार में है, बिहार में है। ठीक है, इसी को दोस्त हम फरीद खां आपका फरीद खां या सुल्तान आदिल के नाम से जानते हैं। सुल्तान आदिल किसको कहा गया है? शेरशाह सूरी को कहा गया है। हजरत ए आला किसको कहा गया है? क्या बोलोगे? हजरत ए आला किसको कहा गया है साथी? इसी को कहा गया है हजरत ए आला। ठीक है, अब जब ये आपका किसको हरा करके इसने दिल्ली की गद्दी हथियाई थी, बताएंगे आप? किसको हराया था? तो इसके दो युद्ध आप कभी नहीं भूलने साथी आपको, 1539 और 1540। 1539 में कौन सा युद्ध इसने लड़ा था, बताएंगे? बोलेंगे भैया कौन सा युद्ध इसने लड़ा था? चौसा का युद्ध लड़ा था। और 1540 में इसने बिलग्राम का युद्ध लड़ा, जिसको हम कन्नौज का वॉर भी कहते हैं, वॉर ऑफ कन्नौज भी जिसको कहा जाता है। इन दोनों में किसको हराया था? सॉरी, आप करेंगे भाई, क्या बोलेंगे? इन दोनों में किसको हराया था? शेरशाह ने हुमायूं को हराया। मुझे बताइए आप, शेरशाह की मौत किस वर्ष हुई थी? शेरशाह की जो मौत हुई, शेरशाह शेरशाह की जो मौत हुई दोस्त, कब हुई थी? बताएंगे जी। तो कालिंजर के किले पर आक्रमण के दौरान हुई। किसके दौरान? कालिंजर के किले पर। कौन सी तोप चला रहा था? कालिंजर के किले पर उक्का तोप ये चला रहा था, गोला चला रहा था। किले की दीवार फूट नहीं रही थी, ये उस मीनार पर चढ़ के उसने गोला चलाया, दीवार पे लग के बारूद नीचे रखा हुआ था, गोला आया, गोला फटा और शेरशाह सूरी भी फटा। क्या बोलोगे? शेरशाह की मौत हो गई भैया 1545 में। कब? 1545 में। और शेरशाह सूरी ने ही बनाई थी क्या? ग्रांड ट्रंक रोड आपका। मुझे बताओ, ग्रांड ट्रंक रोड का दोस्त उस समय क्या नाम था? ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ये शेरशाह सूरी ने बनवाई। इसका नाम लेकिन तब उसने क्या रखा था? तो क्या बोलोगे भैया? सड़क ए आजम बोलते थे जीटी रोड को, पहले क्या बोलते थे? सड़क ए आजम कहते थे। रुपए का वर्तमान स्वरूप किसने चलाया? बोलेंगे रुपये का वर्तमान स्वरूप बहुत पूछा जाता है। दिल्ली पुलिस 2017 2020 में भी पूछा गया, रुपये का वर्तमान स्वरूप किसने चलवाया, और इस बार भी पूछा गया। ठीक है, तीसरा बोलेंगे आपका, तो ये क्या आपका दिल्ली सल्तनत के दौरान था? नहीं जी, ये किस दौरान था? मुगलों के समय पर था। तो मुगलों के समय पर गुप्तचर प्रणाली और आपका डाक प्रथा किसने शुरू कराई थी? तो ये चीजें भी शेरशाह सूरी ने शुरू करवाई। बड़े कम समय का बड़ा शानदार शासनकाल है उसका, बहुत कम समय का। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट है भाई, क्या बोलोगे? 19वीं शताब्दी के मध्य में एक कूका आंदोलन चला। तो कूका आंदोलन कहाँ पर चला था साथी? क्या बोलेंगे? कूका आंदोलन कहाँ पर चला था? तो बोलेंगे पश्चिमी पंजाब में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, या फिर मध्य भारत में। तो पश्चिमी पंजाब में बोलेंगे आपका, क्या बोलोगे? पश्चिमी पंजाब में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? नामधारी सिखों के द्वारा शुरू किया गया था। क्या बोलोगे? नामधारी सिखों के द्वारा इसको शुरू किया गया था। नामधारी सिखों द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, किसके खिलाफ ये चला, मतलब नामधारी सिखों ने क्यों चलाया? पहले तो याद रखिए इसका नेतृत्व क्यों किया गया, नेतृत्व क्यों किया गया ये भी जानना, और किसने किया ये भी जानना। बालक सिंह, क्या बोलोगे? बालक सिंह आपका, और साथ में गुरु राम सिंह, दो लोगों को क्रेडिट जाता है इसके नेतृत्व का, बालक सिंह और गुरु राम सिंह को। शुरुआत इसकी हुई थी 1872-73। कब हुई थी? 1872-73 में इसकी शुरुआत हुई थी। कारण क्या था? अंग्रेज गो हत्या को बढ़ावा दे रहे थे। क्या बोलेंगे? अंग्रेज क्या कर रहे थे? गो हत्या को बढ़ावा दे रहे थे। तो गो हत्या को बढ़ावा दे रहे थे, तो भैया इसीलिए पंजाब में नामधारियों ने शुरू किया। मुझे बताओ, एक दोस्त, भारत का प्रसिद्ध पाबना किसान विद्रोह हुआ है, ये कब हुआ? पाबना, पाबना किसान विद्रोह, क्या बोलोगे? पावना किसान विद्रोह कब हुआ आपका?
पाबना किसान विद्रोह कब हुआ आपका? एक दक्कन विद्रोह मैं आपसे पूछूंगा, दक्षिण में बहुत चर्चित है, अंग्रेजों के समय का, कब हुआ आपका? एक मुझे बताओ, फड़के किसान विद्रोह कब हुआ? फड़के किसान विद्रोह कब हुआ आपका? फड़के किसान विद्रोह। एक आप मुझे बताओ, मोपला किसान विद्रोह जिसको नाम दिया जाता है, लेकिन वो कोई किसान विद्रोह नहीं था, वो सिर्फ मोपला विद्रोह है और हिंदुओं के ऊपर एक नरसंहार था। पाबना किसान विद्रोह की अगर हम बात करें आपका, 1873 से 76 चला आपका बंगाल में। कहां पर? बंगाल में। दक्कन विद्रोह की अगर हम बात करें, 1875 पुणे में। क्या बोलोगे? पुणे में। फड़के किसान विद्रोह की अगर हम बात करें, 1879 महाराष्ट्र में चला। क्या बोलोगे? महाराष्ट्र में चला। 2, फिर 4, और मोपला 1921 में। कहां पर? केरल में। अली मुसलियार ने किस तरह एक किसान विद्रोह के पीछे, मैंने बताया आपको कि जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो कैसे षड्यंत्र करके हत्याएं की गई। ओके, आगे। 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? कौन सा कथन है जो सही है? प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को, ठीक है। केरल का लिंगानुपात 1046 है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता 78% है। 78% है। यह 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है उसको साक्षर माना जाएगा। तो कुछ साथियों का तो ए आ रहा है, 1000 महिलाओं पर संख्या नहीं होती भाई। भाई 1000 मेल पर कितनी फीमेल है ये होता है, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, 1000 पुरुषों के महिलाओं की संख्या कितनी है? यार तुम तो बड़े बुद्धू हो भाई, सारे के सारे ए कर रहे हैं, सारे के सारे ए लिख दे रहे हो उसको तुम, अबे बुद्धू। केरल का लिंगानुपात क्या 1046 है? नहीं जी, 1084 है। 1084 है। हमारा लिटरेसी रेट 74 पॉइंट, क्या बोलोगे, 74.04% रहा और एकदम ठीक है। मैंने बताया साक्षरता की उम्र 7 वर्ष से अधिक पर देखी जाती है। साक्षरता की उम्र 7 वर्ष से अधिक पर जो पढ़ या लिख सकता उसको साक्षर माना गया 2011 की जनगणना के अनुसार। एकदम से ठीक है। क्या होगा? एकदम से ठीक होगा। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है? असंपर्क बल नहीं है। देखो असंपर्क बल कौन कौन से हो गए आपका जो लिखे हुए हैं आपका असंपर्क बल है आपके, ऑप्शन ए है, सी है और डी है। ठीक है, ये असंपर्क बल है। असंपर्क बल कौन सा नहीं है? ये है घर्षण। क्या बोलोगे? घर्षण। क्योंकि घर्षण आता है कांटेक्ट फोर्स में, इसके लिए कांटेक्ट की जरूरत होती है। जैसे संपर्क बल में घर्षण बल आ गया, आप किसी चीज को पुश कर रहे हो ये सामान्य बल हो गया। आप किसी चीज को धक्का लगा रहे हो इसके लिए भी कांटेक्ट की जरूरत है, किसी को आप फोर्स दे रहे हैं। और एक जो पेशीय बल होता है शरीर में, ये तीनों क्या होते हैं? संपर्क बल होते हैं। क्या बोलोगे? संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। तो असंपर्क कौन सा नहीं है? घर्षण नहीं है। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या लगेगा? जैसे आप अभी रखे होंगे अपनी कॉपी, आपने लाइब्रेरी में रख रखी होगी टेबल के ऊपर, तो 2 चीजें कांटेक्ट में है, संपर्क में है, तो क्या लग रहा है उनके बीच में? घर्षण। और घर्षण बल किसका विरोध करता है? जरा बताएंगे फटाफट से। घर्षण बल किसका विरोध करेगा, यानी किस मात्रा का वो विरोध करता है? तो घर्षण बल गति का विरोध करता है। क्या बोलेंगे? घर्षण बल किसका? गति का विरोध करता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? ध्वनि। ध्वनि के बारे में सारी चीजें जो भी आप जानते हो एक बार बताएंगे मुझे। सबसे पहले तो ध्वनि की गति बता दीजिए। क्या बोलोगे? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और ये बात किसने बताई थी? लाप्लाक्स ने बताई थी। किसने? लाप्लाक्स ने ये बात बताई थी। ठीक है, लाप्लाक्स ने ये बात बताई। क्या बोलेंगे? ध्वनि की गति इतनी होती है। ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है ठोस में, ठोस के बाद में ये द्रव में होती है, और द्रव के बाद में ये दोस्त किस में होती है? आपका गैस में होती है। द्रवों में सबसे ज्यादा किस में होगी? आपका मैंने बताया समुद्री जल में। गैस में आपका हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे। और ठोस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किस में होती है? एल्यूमिनियम में होती है। और एल्यूमिनियम में कितनी होती है? 6240 मीटर प्रति सेकंड के करीब होती। 6240 नहीं 6420 सॉरी, रियली सॉरी, 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। 6420। ठीक है,
अच्छा जी, मुझे बताएंगे तापमान, क्या बोलेंगे, तापमान ध्वनि की गति को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? तो क्या बोलोगे? जी भैया, प्रभाव डालता है। क्या बोलोगे? प्रभाव डालता है, बाकी और कोई चीज प्रभावित नहीं करेगी। किसको? आपका ध्वनि की गति को। अच्छा मुझे बताइए एक बार, ध्वनि का प्रभाव कान पर कितनी देर रहता है? ध्वनि का जो इम्पैक्ट पड़ेगा कान पर, बताएंगे एक बार भैया फटाफट से। ध्वनि का कान पर प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। क्या बोलेंगे? एक दिखाएं, ऊपर दिखाएं, बच्चा क्या कह रहा है? 1/10 सेकंड तक रहता है। ऊपर भी दिखाओ, ऊपर कुछ बच्चे ने बोला था। चलो भाई, एग्जाम से पहले लेके आऊंगा भाई, जो टॉपिक मैंने बताए थे एग्जाम से पहले लेके आऊंगा, एग्जाम से 10-12 दिन पहले लेके आऊंगा आपके, एग्जाम से पहले, उससे पहले नहीं। ठीक है, 9-10 तारीख के करीब में आएंगी वो जो वीडियोज मैंने आपको बताई थी। तापमान प्रभाव डालता, अभी उनका कोई अर्थ नहीं है। ठोसों में याद रख लेना दोस्त, निकिल में भी काफी स्पीड होती है, जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, 6040 मीटर प्रति सेकंड के करीब होती है। स्टील की अगर मैं बात बताऊं आपको, इस्पात में भी 5960 मीटर प्रति सेकंड होती है। लोहे में भी, फिर लोहे का नंबर आता है, कभी कभी हम लोहे को चुन लेते हैं, 5950। देखो लोहे और इस्पात में ज्यादा किस्म होती है, इस्पात में होती है। देन फिर आता है आपका ब्रास यानी कि पीतल, वहां पर स्पीड होती है आपकी 4700 मीटर प्रति सेकंड, 4300 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, आगे आएंगे। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको दिया जाएगा? बताएंगे एक बार, किसको दिया जाएगा? अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर, आशा भोसले या रजनीकांत? भैया जी जावेद अख्तर को दिया जाएगा, 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। किस पुस्तक के लिए, कौन बताएगा? अभी बहुत चर्चित रहा पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साथी, ये मिला गया आपको अजंता एलोरा, क्या बोलोगे? अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव के दौरान। अभी चला था आपका अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में इनको ये मिला। और इनकी जो पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम है साथी आपका तर्कस। क्या बोलोगे? तर्कस पुस्तक के लिए इनको ये मिला है। अभी चर्चित रहा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसको मिला? बताएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार हाल ही में, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड ये किसको मिला है? बताएंगे। साहित्य पुरस्कार जो 2023 का था किसको मिला साथी? बोलेंगे। 2 बार रे मैंने लिख दिया, आप ठीक कर लेंगे इसको। पुरस्कार किसको मिला? आपका सुकृता पाल कुमार को मिला। किसको? सुकृता पाल, इतना याद रख लीजिए, सुकृता पाल को मिला। ठीक है, अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा गांधी शांति तीर्थयात्री पुरस्कार किसको मिला? गांधी शांति, क्या बोलोगे? गांधी शांति तीर्थयात्री पुरस्कार, तीर्थयात्री अवार्ड ये किसको मिला है साथी आपका? आप कहेंगे भैया ये अवार्ड मिला श्री श्री रविशंकर को। क्या बोलोगे? श्री श्री रविशंकर को मिला है। श्री श्री रविशंकर का संबंध किस संस्था से है? कितने साथी बता सकते हैं? लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग, क्या बोलोगे? लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग, क्या बोलोगे? लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको मिला है? द पीस अवार्ड किसको मिला है आपका? क्या बोलोगे? सलमान रश्दी को मिला है। क्या बोलोगे? सलमान रश्दी को मिला है। क्या बोलेंगे? सलमान रश्दी को मिला है। ठीक है, गलती नहीं करनी है और बहुत अच्छे से याद रख लेना है। आगे आएंगे। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपके। क्या बोलेंगे? जिम्बाब्वे, युगांडा, घाना या तंजानिया? तो किसने क्वालिफाई कर लिया है? युगांडा ने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, और ऐसी पहली टीम बनी थी भारत, क्या बोलोगे? पहली टीम जो अफ्रीका से थी वो नामीबिया थी। क्या बोलोगे? पहली टीम अफ्रीका से वो नामीबिया थी। ठीक है, नामीबिया, जिसकी राजधानी विंड हॉक है। युगांडा की राजधानी कितने साथी मुझको बता सकते हैं? युगांडा की राजधानी, क्या बोलोगे? युगांडा की जो कैपिटल है भैया वो है आपकी कंपाला। यू गैंडासा कर रखा तुमने, यू गैंडासा, भैया कम नहीं पाला, बहुत खिलाया इसको। ठीक है, आयोजन कहाँ पर होगा साथी मुझे बताओ? आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? बताएंगे भैया। आयोजन इसका होगा वेस्ट इंडीज, और कहाँ पर? वेस्ट इंडीज और यूएसए में होगा, यूएसए में होगा। ठीक है, 2022 में कौन जीता था इसको बताएंगे। 2022 का आयोजन मित्र हुआ था आपका कहाँ पर? आयोजन हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया में,
ऑस्ट्रेलिया में। जीता था इसको कौन? विजेता था इसका इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने किसको हरा दिया था? आपका उपविजेता कौन था? आपका उपविजेता था पाकिस्तान। क्या बोलोगे? उपविजेता था पाकिस्तान। क्या बोलोगे? ना, पाकिस्तान को हमने हराया था। ठीक है, आगे आएंगे, क्या बोलेंगे? आगे आएंगे जी। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? क्या बोलेंगे? टाइम मैगजीन ने किसको हाल ही में सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? सीईओ ऑफ द ईयर, क्या बोलेंगे जी? सुंदर पिचाई, टिम कुक, सैम ऑल्टमैन, या फिर सत्या नडेला? या फिर सत्या नडेला, बताएंगे जी। क्या बोलेंगे जी? सत्या नडेला। तो किसको चुना है इन्होंने? आपका भैया सैम ऑल्टमैन को चुना है। सैम ऑल्टमैन को चुना है। अच्छा, सैम ऑल्टमैन का संबंध किससे है? ओपन एआई से है। ओपन एआई के ये कौन है? ओपन एआई कंपनी के ये कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ हैं। सुंदर पिचाई का संबंध किससे है? सुंदर पिचाई का क्या बोलोगे भैया? गूगल इंक से है, अल्फाबेट इंक से है, गूगल, अल्फाबेट, इन कंपनियों के सीईओ कौन है? आपके सुंदर पिचाई हैं। टिम कुक का संबंध किससे है? एप्पल कंपनी से है। किससे? एप्पल से। सुंदर सत्या नडेला का संबंध किससे है? माइक्रोसॉफ्ट से। क्या बोलोगे? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। किसके? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। अभी जो टाइम मैगजीन ने ये अवार्ड दिए दोस्त, टाइम मैगजीन ने आपका एथलीट ऑफ द ईयर किसको दिया, बताएंगे? एथलीट ऑफ द ईयर, एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? टाइम मैगजीन ने अभी हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया? पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसको दिया? और मुझे बताओ, स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर, क्या बोलोगे? स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर ये किसको मिला? स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर का किसको मिला? तो एथलीट ऑफ द ईयर ये तो मिला मेसी को, लियोनेल मेसी को। पर्सन ऑफ द ईयर ये मिला टेलर स्विफ्ट को। किसको? टेलर स्विफ्ट को मिला आपका। और आपका स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ये जय साहा को। किसको? जय साहा। जय साहा किस संस्था के प्रमुख है, आप मुझे बता सकते हैं? तो एसीसी के, आईसीसी नहीं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के, एशियन क्रिकेट काउंसिल के हैं। बोलेंगे भैया फटाफट से, क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? बोलेंगे भी फटाफट से, आगे आएंगे। सर जी आपकी बारात कब जाएगी? जब तुम छुट्टी दे दोगे, जब छुट्टी मिल जाएगी तभी बारात। इंटरनेशनल मैरी टाइम तुम जब छुट्टी दे दोगे ना, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद, तभी बारात चली जाएगी। अब तुम सोच के बता दो छुट्टी कब दोगे। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? क्या बोलोगे भैया? इसका मुख्यालय लंदन में है। और ये अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन है। क्या बोलेंगे? मैरीटाइम को हम बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन है। और ये मैं आपको बता दूं दोस्त, आपकी जो कक्षा है ना, ये आपकी 1958, इसमें एक टारगेट मैं आपको देने वाला हूं। भारत शामिल होगा इसमें, आपका भारत शामिल होगा 1959 से। कब से? 1959 से भारत इसमें शामिल होगा। 1959 से क्या होगा? क्या बोलेंगे? 1959 से क्या होगा आपका? बोलेंगे भैया आपका भारत इसमें शामिल हो गया। कुल सदस्यों की अगर बात करें, कुल सदस्यों की बात करें तो कितने हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में? 175 हैं। क्या है? 175 हैं। अपना स्क्रीनशॉट साथी एक बार ले लीजिए। पर्यावरण पारिस्थितिकी करंट अफेयर्स 2023 है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। और ये बहुत चुनिंदा, मैं आपका रिसेंट का करंट अफेयर्स का टॉपिक आपके लिए लेकर आता हूँ, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और साथ ही हम आज तक 23 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आपकी कक्षा, क्योंकि ट्यूसडे आज हो चुका भाई, क्या बताऊंगा तुम्हें, ये बोल दो। तो क्या बोलेंगे आपका? ये क्लास जो है ना आपकी 3 बजे की, मिड टाइम में आ रही है थोड़ी। अगर ये सुबह या रात को होती ना तो इसकी छुट्टी कभी होती ही नहीं। सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये जो बीच में आ रही है ना, इस वजह से मैं जो काम के चक्कर में इसकी छुट्टी हो जाती है कभी कभी। समझते हो ना तुम? इतना जरूरत हो जाती है, इतना आप लोगों को साथ देना चाहिए। राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में राष्ट्रीय स्मारक। देश में लिथियम का भंडार कहाँ पर मिला? जम्मू कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट।
जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य। हरियाणा के अरावली में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क आपका। मेघालय स्थित मावलहु गुफा। मैं आपको आज बता के जाऊंगा ये कक्षा की छुट्टी कब कब रहेगी, उसको नोट कर लेना, क्योंकि जैसे कल की क्लास की बिगर बताई छुट्टी होगी। कल मुझे क्लास लेनी थी, लेकिन भाई मैं आपका क्लास को स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार। कल क्लास तक मैं पहुंच नहीं पाया, लेट हो गया। ठीक है, आगे आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कब कब ये क्लास नहीं होगी। तो क्या बोलेंगे आपका, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर। ये मतलब हाल ही के आपके संगठन या हाल ही की बहुत चर्चित करंट अफेयर्स है भाई, बहुत चर्चित करंट अफेयर्स है। और ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन। क्या बोलेंगे, होमवर्क का क्वेश्चन ये है आपका। क्या बोल रहे हैं बच्चे बोलेंगे जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो भाई हम मिलेंगे आपका इस कक्षा को लेकर के सोमवार को, ठीक है। मंडे को 23 सेट तैयार रखना, और मंडे के बाद में ये सेट शायद हमारा कंटिन्यू भी रहे। जो आपकी छुट्टी होंगी उनकी प्रतिपूर्ति भाई मैं खुद करूंगा, स्वयं करूंगा। ऐसा नहीं है कि छुट्टी कर दी आपकी और फिर हम वो रिकवर नहीं करेंगे। उसके लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे, मेरा प्रॉमिस है आपसे कि उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ज़्यादा एफर्ट्स लगा के शुरू करेंगे। तो हम लोग मंडे मिलेंगे आपका साथी कल के बाद में। लेकिन जब मैं मंडे मिलूँ तो एटलीस्ट 23 सेट में से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आपका फिंगर टिप्स ना हो। आप अपनी चीज़ों का एक बार इतने रिवीजन कर लीजिए, मेरी बात ओके, एक बार थम्स अप करके मुझे बता दीजिए, ठीक है। और मैं कर लूँ भाई, मैं कपड़े तो ले लूँ अपने पहनने को। शादी में मुझे भेजोगे तुम टी शर्ट पहना के, टी शर्ट पहन के चला जाऊँ ऐसे ही? ऐसा संभव नहीं है ना। तो ठीक है भाई, हमेशा आप लोगों की दुआएं चाहिए। आप लोगों के प्यार की वजह से शायद हम लोगों की पहचान है, तो वो प्यार अपना पहुंचाते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत सारा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और कुछ काम भी है थोड़े से, वो भी होने हैं, ठीक है। तो नमस्ते, ख्याल रखिए। बस अपनी चीज़ों को तैयार करके मिलते हैं हम सोमवार को, और फिर हम परीक्षा तक निरंतर बिगड़ छुट्टी के काम करते रहेंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।